हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू वर्षाज अकेडमी। सीटेट एनसीईआरटी एसएसटी की सीरीज़ में आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 लेकर आए हैं, मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। ठीक है, कल हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो आपका 15वीं शताब्दी तक था, 12वीं से 15वीं शताब्दी। चैप्टर 3 वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा पूरा उसमें जो जितने भी वंश हुए हैं मुगल वंश में दिल्ली सल्तनत के, वो उन सभी की कालानुक्रम वगैरह सब लिखा हुआ है। तो आप उसकी जो टाइम पीरियड है वो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मुख्य शासक रहे हैं उस समय के, जैसे तुगलक वंश के कौन से मुख्य शासक रहे हैं, खिलजी वंश के कौन मुख्य शासक रहे हैं, उनका टाइम पीरियड क्या रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चंस वहीं से बनते हैं। ओके, तो आज लेकर आए हैं मुगल 16वीं से 17वीं शताब्दी। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर ज़रूर करिए। ओके, जिससे जो मोटिवेशन है हमें भी मिले। अगर कोई भी डाउट या सजेशन है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है कि मध्यकाल में किसी भी शासक के लिए भारतीय उपमहाद्वीप जैसे बड़े क्षेत्र पर, जहां लोगों एवं संस्कृतियों में इतनी अधिक विविधताएं हों, शासन कर पाना अत्यंत ही कठिन कार्य था। आपने देखा होगा कि मध्यकाल तक आते आते जो शासन व्यवस्था थी बहुत ज़्यादा बृहद हो गई थी, मतलब बहुत ज़्यादा क्षेत्र में फैल गई थी। और भारतीय उपमहाद्वीप एक बड़ा क्षेत्र था, तो वहाँ पर आपने देखा होगा, इस समय भी अगर आप देखते हैं तो हर कुछ ही दूरी पर भाषा, संस्कृति, बोलचाल, रहन सहन सब कुछ बदल जाता है, खान पान सब कुछ बदल जाता है। तो उसी तरह क्या है कि संस्कृतियों की इतनी ज़्यादा विविधता है भारतीय उपमहाद्वीप में कि वहाँ पर जो शासन करना है वो बहुत ही कठिन कार्य है। अपने पूर्ववर्तियों के विपरीत मुगलों ने एक साम्राज्य की स्थापना की और वह कार्य पूरा किया जो अब तक केवल छोटी अवधियों के लिए ही संभव जाना पड़ता था। तो ये कार्य जो कठिन कार्य माना जाता है भारत पर शासन करना, वो मुगलों ने कर दिखाया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में से इन्होंने दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार शुरू किया। तो सबसे पहले मुगलों ने क्या किया, दिल्ली पर आक्रमण करना शुरू किया, दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। तो दिल्ली और आगरा से अपने राज्य का विस्तार किया 16वीं सदी की स्टार्टिंग में, और 17वीं शताब्दी में लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पर अधिकार प्राप्त कर लिया। स्टार्टिंग कब की, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, यानी कि स्टार्टिंग में। और जब तक 17वीं शताब्दी आई तब तक उन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना जो आधिपत्य है, अपना जो अधिकार है, उसको प्राप्त कर लिया। ठीक है, उन्होंने प्रशासन और के ढांचे तथा शासन संबंधी जो विचार लागू किए हैं वे उनके राज्य के पतन के बाद भी टिके रहे। उन्होंने जो व्यवस्था उस समय बनाई थी शासन करने की, वो बाद तक टिकी रही, ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी, यह एक ऐसी राजनीतिक धरोहर थी जिसके प्रभाव में उपमहाद्वीप में उनके पश्चात आने वाले शासक अपने को अछूता न रख सके। मतलब मुगलों के बाद जो शासक आए उन्होंने भी मुगलों द्वारा अपनाई गई पद्धति को ही आगे बढ़ाया। ठीक है, आज भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर मुगल शासकों के निवास स्थान दिल्ली के लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो आपने देखा है उन्होंने बहुत ज़्यादा किले बनवाए हैं, बहुत ज़्यादा प्राचीरें बनवाई हैं। तो आज भी इस समय भी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो स्वतंत्रता दिवस पर क्या करते हैं, मुगल शासक का जो निवास स्थान है दिल्ली का लाल किला, उसके प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए लाल किले की चित्र भी बना हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, मुगल कौन थे। मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। मुगल क्या थे, दो महान शासक वंशों के वंशज थे। माता पिता की ओर से वे मंगोल शासक चंगेज खान, जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, के उत्तराधिकारी थे। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंगेज खान जो है वो मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था, और ये कहाँ का है, मंगोल शासक है। याद रखिए, चंगेज खान कौन है, मंगोल शासक है जो चीन और मध्य एशिया के कुछ भागों पर राज करता था। इंपॉर्टेंट है, ये माता के पक्ष का है। पिता की ओर से वे ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, माता के पक्ष से कौन थे, मुगल जो मंगोल शासक चंगेज खान है उनके, और पिता की तरफ से ईरान, इराक, वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के वंशज थे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट वंशज हैं, परंतु मुगल अपने मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, मुगल क्या कहते थे, अपने आप को मुगल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। ऐसा इसीलिए था क्योंकि चंगेज खान से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। चंगेज खान एक क्रूर शासक था। ठीक है, तो उसने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, इसीलिए मुगल चाहते थे कि उनको मंगोल ना बुलाया जाए। यही स्मृतियां मुगलों के प्रतियोगियों उज़्बेकों से भी संबंधित थीं। दूसरी तरफ मुगल तैमूर के वंशज होने पर गर्व अनुभव करते थे। ठीक है, मतलब वो चंगेज खान की तरफ के पक्ष को इग्नोर करते थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, वो उसको पसंद नहीं करते थे। दूसरी तरफ जो तैमूर यानी कि जो पिता का वंश था, उस पर उसका होने पर वो बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते थे। इसीलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था।
ठीक है। वो तैमूर की वंशज होने पर गर्व क्यों महसूस करते थे? क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने अपने वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुगल शासक ने तैमूर के साथ में अपना चित्र बनवाया। यानी कि वो देखिए कितना ज़्यादा प्रभावित थे तैमूर से कि हर मुगल शासक ने अपना चित्र जो है वो तैमूर जी के साथ में बनवाया। यहाँ पर ये कहने का आशय है। नेक्स्ट है मुगल सैन्य अभियान। प्रथम मुगल शासक बाबर 1526 से 1530 ने जब 1494 में फरखना राज्य का उत्तराधिकारी प्राप्त किया तो उसकी उम्र केवल 12 वर्ष की थी। तो याद रखिएगा कि दिल्ली पर आक्रमण करने से पहले, दिल्ली का शासक होने से पहले जो बाबर रहा है वो किस राज्य का उत्तराधिकारी था? तो फरखना का है, ठीक है। और उसका जो शासनकाल है वो 1526 से 1530 रहा है। कितना रहा है? 1526 से 1530। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये दो चीज़ें याद रखिए। ये वाला जो 1494 वाला सन है इसको याद मत रखिएगा, लेकिन ये 1526 से 1530 ये याद रखिएगा। और फरगना राज्य याद रखिएगा और उम्र याद रखिएगा कि वो 12 वर्ष का था। मंगोलों की दूसरी शाखा उज़्बेकों के आक्रमण के कारण उसको अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी। अनेक वर्षों तक भटकने के बाद उसने 1504 में काबुल पर कब्जा कर लिया। तो यहाँ पर देखिए उज़्बेकों के आक्रमण के बाद पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, इसको याद रखिए, नहीं रखिए। लेकिन यहाँ पर जो ये तारीख लिखी है ना 1504 जो सन लिखी हुई है उसको याद रखिएगा कि काबुल पर कब्जा बाबर ने कब किया है? तो 1504 पर किया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसने 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली और आगरा को अपने कब्जे में कर लिया। तो ये वाला जो पैरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको कि 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया। ठीक है। इब्राहिम लोदी ने किसके साथ युद्ध किया जिससे वो दिल्ली हार गया? तो बाबर के साथ किया। कौन से सन में किया? 1526 में। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में 1526 में पानीपत का युद्ध हुआ। ठीक है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए मुगल फौज अभियान देखिए किस तरह से हो रही है। नेक्स्ट है ये चित्र देख लीजिए। यहाँ पर 16वीं शताब्दी के युद्धों में तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि तोप और गोलाबारी का पहली बार इस्तेमाल कब हुआ है? तो 16वीं शताब्दी में के युद्ध में हुआ। बाबर ने इनका पानीपत की पहली लड़ाई में प्रभावी ढंग से प्रयोग किया था। पानीपत का पहला युद्ध जो है वो किसके मध्य हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य में। कौन से सन में? 1526 में। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट ये देख लीजिए अकबर का शासन है 1605 में। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। तो ये पूरा ही इलाका देख लीजिए आप इसको, काबुल, कांधार, श्रीनगर, कश्मीर, लाहौर, पंजाब, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर देखिए दिल्ली, मथुरा, आगरा, फतेहपुर सीकरी, अंबर, अजमेर, चित्तौड़, रणथंबोर, ये सारी चीज़ों को देख लीजिए यहाँ पर सारे जो स्थान हैं। नेक्स्ट है उत्तराधिकारी की मुगल परंपराएं। मुगल ज्येष्ठाधिकारी के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिनमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ठीक है। तो वंशावली के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो उसमें ये जो मुगल थे वो इस चीज़ को नहीं मानते थे कि जो बड़ा बेटा है उसी को उत्तराधिकारी बना दो। ठीक है, वो इसके खिलाफ थे। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे शहदायत की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकारी का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। मतलब बंटवारा, ठीक है, क्षेत्रों का बंटवारा कर देना। ठीक है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि जितनी ज़मीन होती है, अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों में बराबर बराबर बांट दी जाती थी, 4 बच्चे हैं तो चारों में बराबर बांट दी जाती थी। तो मुगल जो शासक थे वो भी इसी तरह करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि हमारा बड़ा बेटा है तो उसको ही राजा बना दो। ठीक है। वो अपने प्रत्येक बेटे को, अपने प्रत्येक बच्चे को अपनी संपूर्ण ज़मीन का, संपूर्ण शासक का, संपूर्ण राज्य का बराबर हिस्सा दे देते थे। ठीक है। आपके अनुसार उत्तराधिकारी का कौन सा तरीका सही था? बताइए, ज्येष्ठाधिकारी या शहदायत? ठीक है, इसको शहदायत बोल दें, ये भी याद रखना जरूरी है। ओके। नेक्स्ट है देखिए मुगलों के अन्य शासकों के साथ संबंध कैसे थे? तो मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। मुगल चाहते थे कि पूरा जो भारतीय उपमहाद्वीप है वो हमारी सत्ता के अंतर्गत आ जाए। जब मुगल शक्तिशाली हो गए तो अन्य कई शासकों ने स्वेच्छा से उनकी सत्ता स्वीकार कर ली, क्योंकि वो अपने आप को मरवाना नहीं चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि हमारी मृत्यु हो जाए। तो इस वजह से क्या किया, उन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार कर लिया। राजपूत इसका एक अच्छा उदाहरण थे। अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। ठीक है, क्योंकि मुगलों के साथ में अपने पारिवारिक संबंध कोई नहीं रखना चाहता था। बट कुछ लोग उच्च पद प्राप्त करने के लिए, अपने आप को जीवित रखने के लिए, अपना राज्य ज़मीन सुरक्षित रखने के लिए मुगलों के साथ में हो गए, उनके अधीन हो गए। ओके। नेक्स्ट यहाँ ये देख लीजिए राजपूतों के साथ मुगलों की शादियाँ। जहांगीर की माँ कछवा की राजकुमारी थी।
ठीक है। जहांगीर की जो माँ थी वो कछवा की राजकुमारी थी। यह अंबर वर्तमान में जयपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। शाहजहां की माँ एक राठौर राजकुमारी थी। यह वह मारवाड़ जोधपुर के राजपूत शासक की पुत्री थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको एक पॉइंट। नेक्स्ट है, मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया और उन्हें उनकी जागीरें वतन जागीर के रूप में वापस कर दी। ठीक है। मेवाड़ के जो सिसोदिया राजपूत थे उन्होंने मुगलों की सत्ता से इनकार कर दिया। पराजित करने परंतु अपमानित न करने के बीच सावधानी से बनाए गए संतुलन की वजह से मुगल भारत में अनेक शासकों और सरदारों पर अपना प्रभाव बढ़ा पाए, परंतु इस संतुलन को हमेशा बरकरार रखना कठिन था। कठिन क्यों था? क्योंकि कोई एक राजा है वो ये तरीका अपना रहा है, ठीक है, कि हाँ भाई अगर आप किसी से कोई आपसे हार जाता है तो आप उसका जो राज्य है उसको वापस कर दो, ठीक है। लेकिन कुछ क्रूर जो शासक थे वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो राज्य है वो साम्राज्य बन जाए, मतलब जितना हराते जा रहे हैं उतना कब्जा करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस संतुलन को बनाना हमेशा बरकरार रखना कठिन था। अब हम बात करते हैं मनसबदार और जागीरदार की। तो ये क्या चीज़ होती है? जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ कर दिया। भाई अगर आपका राज्य बड़ा होगा तो आप अधिकारियों की भी तो आपको ज़रूरत होगी ताकि आप अपने राज्य को अच्छे से संभाल पाएँ, जनता का विश्वास जीत पाएँ। शुरू में ज़्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे, लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। क्योंकि जो सरदार और तुर्की थे वो लिमिटेड थे, उनका समूह जो था छोटा था और जो शासन करना था वो क्षेत्र बड़ा था, ठीक है। तो उनको और लोगों की ज़रूरत हुई। इस वजह से उन्होंने ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को भी सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाते थे। तो मनसबदार कौन थे? जो मुगलों की सेवा करते थे, ठीक है। मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था, ये वाली लाइन ज़रूर याद रखिएगा कि मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिलता था, ठीक है। मुगलों के शासनकाल में जिसको सरकारी हैसियत का पद मिलता था उनको मनसबदार कहते थे। देखिए ये मुगलों द्वारा चलाई गई श्रेणी व्यवस्था थी, श्रेणी व्यवस्था, जिसके जरिए पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। तो ये बात किसकी हो रही है? मनसबदार की। मनसबदार कौन होते हैं? जो मुगल शासन में सरकारी हैसियत या पद पर होते थे उनको मनसबदार कहा जाता था, ठीक है। और ये 3 श्रेणियों में विभाजित थी, पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व की, मतलब तीनों पर थी, ठीक है। पद और वेतन का जो निर्धारण है जात की संख्या पर निर्भर था। जैसे जिसकी जात वैसे ही उसका पद और वेतन दिया जाता था। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी दरबार में अभिजात की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए जात का मतलब। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। मतलब जितना ज़्यादा उत्तरदायित्व उनके पास होता था उतने ही वो घुड़सवार अपने पास रखते थे, ओके। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे। मनसबदार अपने सवारों को निरीक्षण के लिए लाते थे कि वो हर समय चुस्त और ठीक हैं या नहीं है। वे अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे मतलब कि पहचान बनवा देते थे कि हाँ ये हमारे राज्य का, हमारे शासन का घोड़ा है, एवं सैनिकों का पंजीकरण करवाते थे, ठीक है। इन कार्यवाहियों के बाद ही उन सैनिकों को वेतन देने के लिए धन मिलता था। समझ गए होंगे कि सैनिकों का पंजीकरण कराते थे और घोड़ों को दगवाते थे, जिससे पता चलता था कि ये सैनिक हमारे यहाँ का है और घोड़ा भी हमारे यहाँ का है, ओके। मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिन्हें जागीर कहते थे, जो तकरीबन इक्ताओं के समान थी, ठीक है। मनसबदार जो अपना वेतन है वो राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे। यहाँ पर और देख लीजिए जात की श्रेणियाँ कैसी थी कि 5000 जात वाले अभिजातों को 1000 जात वाले अभिजातों से ऊंचा था, ठीक है। अकबर के शासन काल में 29 ऐसे मनसबदार थे जो 5000 जात की पदवी के थे। औरंगजेब के शासन काल तक ऐसे मनसबदारों की संख्या 79 हो गई, ठीक है। तो इतना आप समझ गए कि 5000 वाले जात के अभिजात जो थे वो बहुत ऊंचे पद पर होते थे और 1000 वाले नीचे पद पर होते थे, ठीक है। परंतु मनसबदार मुक्तियों से भिन्न अपने जागीरों पर नहीं रहते थे, ना ही उन पर प्रशासन करते थे, ठीक है। मुफ्तियाँ क्या करते थे? वो अपने प्रशासन भी उस जगह पर ही करते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था। वो वहाँ रहते भी नहीं थे और ना ही प्रशासन करते थे। उनके पास अपनी जागीरों से केवल राजस्व एकत्रित करने का अधिकार था, रहने का अधिकार नहीं था। सिर्फ क्या है कि उनको जो जागीर दी गई उससे वो राजस्व एकत्रित कर सकते थे।
ये राजस्व उनके नौकर उनके लिए एकत्रित करते थे, जबकि वे स्वयं देश के लिए अन्य भाग में सेवारत रहते थे। ठीक है, तो उन्होंने इस काम के लिए भी क्या है, अपने जो नौकर हैं उनको नियुक्त कर रखा था ताकि वो जाकर राजस्व एकत्रित कर पाएँ, और अपने आप क्या करते थे, वो स्वयं देश के लिए जो अन्य भाग में सेवारत रहते थे, किसी और जगह गए, वहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, युद्ध लड़ रहे हैं, इस तरह से। अकबर के शासनकाल में इन जागीरों का सावधानी पूर्वक आकलन किया जाता था ताकि इनका राजस्व मनसबदार के वेतन के तकरीबन बराबर रहे। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुँचते पहुँचते स्थिति बदल गई। अब प्राप्त राजस्व मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। ठीक है, उसमें क्या था कि वेतन उनका ज़्यादा हो गया मनसबदारों का, लेकिन जो राजस्व प्राप्त हो रहा था वो बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। अभी हम पढ़ चुके हैं कि अकबर के समय पर मनसबदार थे 29 और औरंगजेब के समय पर कितने हो गए, वो 79 हो गए। ठीक है, मनसबदारों की संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हुई, जिनके कारण उन्हें जागीर मिलने के लिए बहुत एक लंबा इंतजार करना पड़ता था कि एक व्यक्ति से जब जागीर छूटेगी, एक व्यक्ति से जब जागीर लेंगे तभी तो दूसरे को देंगे, तो इसके लिए उन्हें एक लंबा वक्त लगता था। इन सभी कारणों से जागीरों की संख्या में कमी हो गई। समस्त मध्यस्थों के लिए, चाहे वे स्थानीय ग्राम के मुखिया हो या फिर शक्तिशाली सरदार हो, मुगल एक ही शब्द जमींदार का प्रयोग करते थे। ठीक है, मतलब चाहे एक गांव का मुखिया हो या एक शक्तिशाली सरदार हो, मुगल क्या करते थे, उन सभी को जमींदार शब्द से ही प्रयुक्त करते थे उनके लिए। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल ने 10 साल 1570 से 1580 की कालावधि के लिए कृषि की पैदावार, कीमतों और कृषि भूमि का सावधानी पूर्वक सर्वेक्षण किया। तो ये याद रखिएगा, टोडरमल कौन है, वो राजस्व मंत्री हैं। वो किसके राजस्व मंत्री हैं, अकबर के राजस्व मंत्री हैं। ठीक है, इतनी बात यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत है। और ये याद रखिएगा जो सन दिया है 1570 से 1580। ओके, इन आंकड़ों के आधार पर प्रत्येक फसल पर नगद के रूप में कर राजस्व निश्चित कर दिया गया था। जो आंकड़े टोडरमल ने दिए, उन्हीं के आधार पर क्या किया कि प्रत्येक फसल पर जो कर है वो नगद के रूप में निश्चित कर दिया गया। ठीक है, पहले क्या था कि अनाज दे दिया, अनाज को ले लिया, फसल जो उनके खेतों में हुई उसको कर के रूप में ले लिया, लेकिन अब यहाँ पर इन्होंने नगदी यानी कि पैसे, रुपए, सिक्के, जो भी वहाँ उस समय की मुद्रा थी, उसके रूप में कर को निश्चित कर दिया। प्रत्येक सूबे प्रांत को राजस्व मंडलों में बांटा गया और प्रत्येक की हर फसल के लिए राजस्व दर की अलग सूची बनाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम किया गया कि गन्ने के लिए अलग बना दी गई कि गन्ना अगर आपके खेत में है तो आपको इतना राजस्व देना होगा, गेहूं अगर है तो इतना राजस्व देना होगा, वो भी नगद के रूप में। तो ये सारी चीज़ें अकबर के समय में चालू हो गई। ओके, राजस्व प्राप्त करने की इस व्यवस्था को जब्त कहा जाता था। ठीक है, ये व्यवस्था उन स्थानों पर प्रचलित थी जहां पर मुगल प्रशासनिक अधिकारी भूमि का निरीक्षण कर सकते थे और सावधानी पूर्वक उनका हिसाब रख सकते थे। ऐसा निरीक्षण गुजरात, बंगाल जैसे प्रांतों में संभव नहीं हो पाया। गुजरात और बंगाल जो थे वो दिल्ली से अलग अलग क्षेत्रों में थे। आपको पहले भी, कल भी हमने बताया था कि दक्षिण का जो राज्य है और बंगाल का जो क्षेत्र था, उत्तर पूर्व का जो क्षेत्र था, वहाँ पर मुगलों का शासन नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो दिल्ली से बहुत दूरी पर थे। ठीक है, वो उस पर आधिपत्य तो कर लेते थे, लेकिन वहाँ पर लंबे समय तक शासन नहीं कर पाते थे क्योंकि उनका वहाँ रहना नहीं होता था। कुछ क्षेत्रों में जमींदार इतने शक्तिशाली थे कि मुगल प्रशासकों द्वारा शोषण किए जाने की स्थिति में भी विद्रोह कर सकते थे। कभी कभी एक ही जाति के जमींदार और किसान मुगल सत्ता के खिलाफ मिलकर विद्रोह कर देते थे। 17वीं शताब्दी के आखिर से ऐसे किसान विद्रोहों ने मुगल साम्राज्य के स्थायित्व को चुनौती दी। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, उन्होंने क्या किया, 17वीं शताब्दी के आखिर में मुगल साम्राज्य के खिलाफ अपनी आवाज़ को उठाया कि अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह शोषण हो रहा है। चित्र 5 देख लीजिए। ये क्या है कि शाहजहां के राजकाल में एक लघु चित्र के ब्यौरे जहाँ जागीर के समय के भ्रष्टाचार को दिखाया गया। भ्रष्ट अफसर रिश्वत लेते हुए, एक कर अधिकारी गरीब किसानों को सजा देते हुए। तो ये आपने यहाँ पर अभी देखा ही है। ठीक है, ये यहाँ रिश्वत ले रहा है और यहाँ पर वो सजा दे रहे हैं। अब बात करते हैं अकबरनामा और आईने अकबरी की। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अबुल फजल ने अकबरनामा लेते हुए अकबर, ये अबुल फजल हैं, अकबर हैं, ये इनसे अकबरनामा ले रहे हैं। तो अबुल फजल ने ही अकबरनामा लिखी थी। ओके, किसके बारे में, अकबर के बारे में। पूरा यहाँ पर विवरण पढ़ते हैं। क्या है कि अकबर ने अपने करीबी मित्र और दरबारी अबुल फजल को आदेश दिया कि वे उनके शासनकाल का इतिहास लिखें। अबुल फजल ने ये इतिहास 3 जिल्दों में लिखा, मतलब 3 बार लिखा। इसका शीर्षक है अकबरनामा। पहली जिल्द के अकबर के पूर्वजों का बयान है। 3 जिल्दों में लिखा, तो पहले में क्या है, अकबर के पूर्वजों का बयान है। दूसरी अकबर के शासनकाल की घटनाओं का विवरण देती है। तीसरी जिल्द आईने अकबरी है। इसमें अकबर के प्रशासन, घराने, सेना, राजस्व, साम्राज्य के भूगोल का ब्यौरा मिलता है। इसमें समकालीन भारत के लोगों की परंपराओं और संस्कृतियों का भी विस्तृत विवरण है।
आईने अकबरी का सबसे रोचक आयाम है कि विविध प्रकार की चीज़ों, फसलों, पैदावार, कीमतों, मजदूरी और राजस्व का सांख्यिकीय विवरण। ठीक है, तो आप इतना समझ गए। ये याद रखिएगा कि अबुल फजल ने अकबरनामा लिखी है। नेक्स्ट है जहांगीर के दरबार पर नूरजहां का क्या प्रभाव था। तो मेहरुन्निसा, ये इंपॉर्टेंट है। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया और उसे नूरजहां का खिताब मिला। ठीक है, नाम पहले कुछ और होते थे और उनको खिताब मिलने पर उनके नाम परिवर्तित हो जाते थे। नूरजहां हमेशा जहांगीर के प्रति अत्यधिक वफादार रहीं और उसको समय समय पर सहयोग देती रहीं। नूरजहां के सम्मान में जहांगीर ने चांदी के सिक्के जारी किए, जिनमें एक और स्वयं के खिताब उत्कीर्ण किए थे, जो भी जहांगीर को खिताब मिले थे, और दूसरी ओर यह वाक्य था कि रानी बेगम नूरजहां के नाम से गढ़ा हुआ। ठीक है, तो वाक्य याद रखिएगा। बाईं ओर दिया गया दस्तावेज नूरजहां द्वारा जारी किया गया आदेश फरमान है। तो ये जो दस्तावेज आपको दिखा रहा है, ये नूरजहां द्वारा जारी किया गया है। चौकोर मोहर बताती है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां पादशाह बेगम का आदेश। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये जो चौकोर मोहर है, इसमें क्या लिखा है कि उद्दात और महान महारानी नूरजहां बादशाह बेगम का आदेश। ठीक है, गोल मोहर, अब ये जो गोल मोहर है ये क्या बताती है। इसके अनुसार शाह जहांगीर के प्रताप से महारानी चंद्रमा जैसी वैभवशाली बन गई हैं। ये कामना करते हैं कि नूरजहां बादशाह इस युग की सर्वोत्तम महिला बने। ये नूरजहां का फरमान है। ओके, तो ये यहाँ पर क्या याद रखने वाली चीज़ है कि मेहरुन्निसा था उनका पहला नाम। 1611 में इन्होंने जहांगीर से विवाह किया। वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, उनके प्रति बहुत ज़्यादा वफादार थी। ओके, और उन्होंने जहांगीर ने जो है वो मेहरुन्निसा यानी कि नूरजहां के खिताब, मतलब उन्होंने चांदी के सम्मान में चांदी के सिक्के चलवाए। इतना याद रखिएगा। अब देखिए सुलह कुल, ये क्या है। अकबर की सुलह कुल की नीति का उनके पुत्र जहांगीर ने इस प्रकार वर्णन किया है कि ईश्वरीय अनुकंपा के विस्तृत आंचल में सभी वर्गों और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। तो अकबर आप जानते हैं बहुत ही महान राजा रहा है, दानवीर भी रहा है और दयावान भी रहा है। ठीक है, तो उनकी जो नीतियाँ थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसका विवरण जहांगीर करते हैं कि जो अकबर हैं उनकी अनुकंपा के, ईश्वर के अनुकंपा के आधार पर सभी वर्ग और सभी धर्मों के अनुयायियों की एक जगह है। ठीक है, इसीलिए उनके विशाल साम्राज्य में, जिसकी चारों ओर से सीमाएं केवल समुद्र से ही निर्धारित होती थी, विरोधी धर्मों के अनुयायियों की तरह तरह के अच्छे बुरे विचारों के लिए जगह थी। यहाँ असहिष्णुता का मार्ग बंद था, मतलब कि जो भ्रष्टाचार था वो यहाँ नहीं था। यहाँ सुन्नी और सिया एक ही मस्जिद में इकट्ठे होते थे। ईसाई और यहूदी एक ही गिरजे में प्रार्थना करते थे। उसने सुसंगत तरीके से सार्विक शांति, सुलह कुल के सिद्धांत का पालन किया। ठीक है, मतलब उन्होंने हर तरफ शांति का जो विचार था वो फैलाया कि लड़ाई झगड़े जो है वो इतने ज़्यादा ना हो और जो हमारी जनता है वो एक बराबर होकर रहे। ये नीति अकबर की थी और इसका वर्णन जो है वो जहांगीर ने किया। अब बात करते हैं 17वीं शताब्दी में, उसके पश्चात मुगल साम्राज्य। 17वीं शताब्दी में और उसके बाद मुगल साम्राज्य कैसा रहा वो देखते हैं कि मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक सैनिक कुशलता के फलस्वरूप आर्थिक और वाणिज्यिक समृद्धि में वृद्धि हुई। अकबर जहांगीर ने काफ़ी अच्छा काम किया। विदेशी यात्रियों ने इसे वैसा धनी देश जैसा कि किस्से कहानियों में वर्णित होता रहा है, परंतु यही यात्री इसी प्रचुरता के साथ मिलने वाली दरिद्रता को देखकर विस्मित थे। मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उपलब्धता तो थी ही, लेकिन लूटपाट वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, सामाजिक असमानताएं जो थीं साफ साफ दिखाई पड़ती थी। शाहजहां के शासनकाल के 20वें वर्ष के दस्तावेजों में हमें पता चलता है कि ऐसे मनसबदार जिनको उच्चतम पद प्राप्त था कुल 8000 में से 445 ही थे। ठीक है, जो 8000 मनसबदार रहे हैं उनमें से 445 ही ऐसे थे जो उच्चतम पद पर थे। कुल मनसबदारों की एक छोटी संख्या 5.6% को ही साम्राज्य के अनुमानित राजस्व का 61.5% स्वयं उनके व उनके सवारों के वेतन के रूप में दिया जाता था। तो ये जो डिजिट्स दिए हैं उनको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, मुगल साम्राज्य सम्राट और उनके मनसबदार अपनी आय का बहुत बड़ा भाग वेतन और वस्तुओं पर लगा देते थे। इस खर्चे से शिल्पकारों और किसानों को लाभ होता था, चूँकि वे वस्तुओं और फसल की पूर्ति करते थे, परंतु राजस्व का भार इतना था कि प्राथमिक उत्पादकों, किसानों और शिल्पकारों के पास निवेश के लिए बहुत कम धन बचता था। ठीक है, तो ये जो गरीबी दिखा रहे हैं कि किस तरह की भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल शासन के बाद में गरीबी रही, मुगल शासन के समय में रही आम जनता की जो स्थिति थी वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। ओके, इनमें से तो बहुत गरीब थे, मुश्किल से ही पेट भर पाते थे। वे उत्पादन शक्ति बढ़ाने के लिए अतिरिक्त संसाधनों में, औजारों और अन्य वस्तुओं में निवेश करने की बात सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनके लिए उनका पेट भर पाना ही बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी
किसान ऐसी अर्थव्यवस्था में ज़्यादा धनी किसान, शिल्पकारों के समूह, व्यापारी और महाजन ज़्यादा लाभ उठाते थे। मुगलों के कुलीन वर्ग के हाथों में बहुत धन और संसाधन थे। जो कुलीन वर्ग था मुगलों के, उनके हाथों में बहुत ज़्यादा धन और संसाधन थे, जिनके कारण 17वीं शताब्दी में अंतिम वर्षों में वे अत्यधिक और शक्तिशाली हो गए। जैसे जैसे मुगल सम्राट की सत्ता का पतन की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे विभिन्न क्षेत्रों में सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र में बनने लगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा था कि गुलाम वंश के बारे में जब पढ़ रहे थे तब था कि गुलाम अपने जो सम्राट थे उनके खिलाफ, उनके लिए तो वो वफादार रहते थे, लेकिन जैसे ही उनका बेटा आता था या कोई और गद्दी पर बैठता था तो वो बगावत करके खुद उसको हटाकर अपने आप राजा बन जाते थे। तो वहीं यहाँ पर ये है कि सम्राट के सेवक स्वयं ही सत्ता के शक्तिशाली केंद्र बनने लगे। इनमें से कुछ ने नए वंश स्थापित किए, हैदराबाद एवं अवध जैसे प्रांतों में अपना नियंत्रण जमाया। यद्यपि वे दिल्ली के मुगल सम्राट को स्वामी के रूप में मान्यता देते रहे, तथापि 18वीं शताब्दी तक साम्राज्य के कई प्रांत अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान बना चुके थे। तो यहाँ पर ये आपका जो चैप्टर 4 है वो कंप्लीट होता है। और ये जो मैचिंग वगैरह है इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट हैं। जो जितने भी आपके चैप्टर्स हो रहे हैं उन सभी की मैचिंग बहुत ज़रूरी है, तो इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।